हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है फ्लूइड मैकेनिक्स की इस आगाज सीरीज के अंदर। और इस आगाज सीरीज के माध्यम से हम सभी बच्चों को आने वाली एग्जाम्स के लिए यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन को और इफेक्टिव और बेहतर बनाने जा रहे हैं। हम यहाँ पर आगाज करने जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस का जिसके अंदर टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए गए 2018 से लेकर 2023 के जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने कंडक्ट कराए हैं उसको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर कर हम आपके साथ इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज है आगाज सीरीज, इसके अंदर टीसीएस के क्वेश्चंस को ही लिया गया है और टॉपिक बाय टॉपिक हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं। अभी फ्लूइड मैकेनिक्स की हम इस यूनिट नंबर 2 पर हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स और प्रेशर मेजरमेंट के क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 ये हमारा 6th सेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रैक्टिस सेशन। सो यहाँ पर यूनिट 2 फ्लूइड स्टैटिक्स प्रैक्टिस सेशंस नंबर 6 स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट a mercury water manometer has a gauge difference of 0.8 meter. The difference in the pressure measured in meter of water. अब यहां पर आप समझना कि जो गेज डिफरेंस दे रखा है मरकरी का, ये जो 0.8 है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर डिफरेंस है, जो प्रेशर डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 0.8 मीटर ऑफ Hg। ठीक है, पर यही चीज हमें क्या बोली है कि इसको अगर हम कितना मीटर ऑफ H2O के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन दी टर्म्स ऑफ हाइट हमें एक्सप्रेस करना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, तो यहां पर हम कर सकते हैं रो मरकरी इंटू जी इंटू 0.8 मीटर इज इक्वल टू रो वाटर इंटू जी इंटू ये वाली हाइट जो वाटर की हमें चाहिए। जी से जी इसमें कैंसिल हो जाएगा। रो मरकरी होता है 13.6 10 टू दी पावर 3 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 3 इंटू ये हाइट ऑफ वाटर, ये भी इससे कैंसिल हो गया। 13.6 में अगर हम 0.8 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 13.6 में अगर हम 0.8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास लगभग आएगा 10.88। ठीक, कितना आएगा ये? 10.88 मीटर ऑफ H2O, यानी हाइट ऑफ वाटर के फॉर्म में ये प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया? 10.88 मीटर। सो 8.02 0.8 1.06 या 10.5। तो अगर ये 0.8 है तो ये आपका पानी की हाइट के फॉर्म में कितना होगा? 10.88। अब ऑप्शन नियर अबाउट तो 10.5 है, तो फिर इसी को हमें टिक करना पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी 10.5। नेक्स्ट है एक रेक्टेंगुलर टैंक है 1.5 मीटर वाइड 6 मीटर हाई कंटेन वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर। ठीक है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है और ये जो टैंक है इसकी यहां पर हमें रेक्टेंगुलर टैंक की विड्थ जो दे रखी है वो दे रखी है 1.5 मीटर। इसकी जो हाइट दे रखी है वो 6 मीटर दे रखी है। ठीक, एंड कंटेन अप टू दी वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक 5 मीटर की हाइट तक इसमें वाटर कंटेंट है, ऐसा हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। इफ द प्रेशर मेजर एट अ सर्टेन पॉइंट बिलो द फ्री सरफेस, क्वेश्चन हमें लगा कि ये प्रेशर सरफेस वाले से होगा, बट ये बोल रहा है कि किसी पर्टिकुलर हाइट पर यहां पे जो प्रेशर है किसी पॉइंट पर वो है हमारा 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसी एक हाइट पर कितनी है नहीं पता। तो उसने बोला कि अगर यहां से 2 मीटर नीचे की हम बात करें, यहां से 2 मीटर नीचे अगर हम जाएं तो अब इस पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट था ए था, तो ए पे प्रेशर इतना है, तो अगर ये पॉइंट बी हो जाता है तो अब बी पे प्रेशर कितना होगा? तो देखो सिंपल सी बात है, उधर की हाइट हमें नहीं पता है ए पॉइंट की, बट जितना ए पर प्रेशर है वो तो होगा ही होगा, प्लस रो वाटर इंटू जी, और जितना हम 2 मीटर एक्स्ट्रा चलकर आए उतना और ऐड हो जाएगा वहां पर, राइट? जितना वहां तक ए तक है वो तो रहेगा, एक्स्ट्रा और इसमें ऐड हो जाएगा। तो प्रेशर एट ए पॉइंट पे कितना है? 19.62 प्लस रो वाटर हो गया 10 टू दी पावर 3 इंटू जी, जी होता है 9.81 इंटू 2, और ये तो हमारा किलो न्यूटन में है, हमें आंसर चाहिए किलो न्यूटन में, तो इसको भी हमें 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा तो किलो में आ जाएगा।
इसको कैंसल करेंगे तो 19.62 और 9.81 प्लस 2 भी 19.62 होता है। मतलब ये 19.62 का जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब 38 समथिंग आंसर आएगा, 39.24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या होगा, बी आंसर 39.24। जितना वहां है उतना तो होगा, एक्स्ट्रा और यहां पर आ जाएगा। अगले इस पे चलते हैं। Which of the below is desired policy of the manometric fluid? मैनोमेट्रिक फ्लूइड में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? जैसे मैनोमेट्रिक फ्लूइड में एक तो होना चाहिए सबसे पहले उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी होना चाहिए वो नॉन स्टिकी होना चाहिए, ठीक है। साथ में नॉन स्टिकी के साथ वो नॉन ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, थोड़ा कलर होना चाहिए, मतलब शाइनी कलर, ताकि रीडिंग लेने में आसानी हो। और एक और प्रॉपर्टी है कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो 0 होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी है, बट हमें एक ही सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस क्या है? लो डेंसिटी ऑप्शन में है, लो सरफेस टेंशन है, हाई डेंसिटी है, हाई सरफेस टेंशन है। तो अब एक ही सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास एक ही सही ऑप्शन है, हाई डेंसिटी। दिस इज द मस्ट क्राइटेरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाई डेंसिटी हम लेकर चलेंगे। अगला है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद राइज इन एल्टीट्यूड डिक्रीजेस। आप यहां पर समझना, प्रेशर हर जगह फ्लूइड में सेम होगा, किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर हर दिशा में प्रेशर सेम होगा। इस नियम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पास्कल्स लॉ, ठीक है। वहीं पर प्रेशर जो है वो वर्टिकल हाइट का फंक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पास्कल पैराडॉक्स, पास्कल पैराडॉक्स। वहीं पर प्रेशर किसी भी फ्लूइड में सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है, या प्रेशर किसी भी पॉइंट पर रो जी एच के बराबर है, रो जी एच के बराबर है। और अगर हम किसी भी लेवल से, किसी भी लेवल पे फ्लूइड के अंदर, मान लो हम यहां फ्री सरफेस में हैं, तो अगर हम किसी भी फ्लूइड के अंदर लेवल से ऊपर आएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ये लॉ कौन सा लॉ कहलाता है? तो इस लॉ को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोस्टेटिक लॉ। और प्रेशर कैसे वेरी करता है? ये लीनियरली वेरी करता है किसी भी फ्लूइड के अंदर। बट अगला समझना, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जहां पर हमारा एयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वहां का प्रेशर का वेरिएशन थोड़ा सा अलग होता है। वहां जो प्रेशर का वेरिएशन है वो हाइट पर एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। ये कैसे वेरी करता है? लीनियरली। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी, ये अलग चीज है, ये फ्लूइड के अंदर प्रेशर की बात है। एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है वो एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। इसमें दूसरा समझना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका अगर हम ग्राफ देखें हाइट के साथ में, मान लो ये प्रेशर है और ये हमारा हाइट है, तो प्रेशर आपका काफी डिस्टेंस तक तो पहले ऐसा आएगा और फिर उसके बाद ऐसा कुछ होगा। मतलब कि आपका जो पहले जो इसका डिक्रीज होगा, मतलब अगर हम नीचे से, जो हमारा ये मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है। क्या होता है? एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है। तो ऊपर जाने पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। अब डिक्रीज तो होगा, बट इसमें भी ध्यान रखना, पहले बहुत फास्ट होगा, फर्स्ट फास्ट एंड देन स्लोली। पहले जो डिक्रीज होगा वो बहुत ज्यादा होगा, यहां से यहां आपका कम हाइट के अंदर, जैसे मान लो ये 0 है और ये 10 मीटर है, तो 10 मीटर में आपका जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा बड़े अमाउंट पे ड्रॉप हो गया, लार्ज अमाउंट पे। और वहीं पर फिर जब हम यहां पर 1 किलोमीटर तक चले जाते हैं, इतना ज्यादा डिफरेंस पर
खाली जरा सा स्मॉल चेंज आया है, मतलब पहले बहुत फास्ट होता है डिक्रीज, फिर स्लो होता है। बट अगर ग्राफ की बात करूं, कर्व की बात करूं, तो कर्व कैसा दिख रहा है? ये जो कर्व आपको दिख रहा है जिसमें स्लोप ऐसा बना है, इसको बोलते हैं जेंटल स्लोप, या इसको बोलते हैं ग्रेजुअल स्लोप। और ये जो स्लोप है, इतने प्रकार के स्लोप को बोलते हैं स्टीप स्लोप। तो ग्राफ कैसा है पूछे तो पहले जेंटल है, बाद में स्टीप है। तो अगर स्टीप वर्ड आता है तो उसमें आंसर होगा फर्स्ट ग्रेजुअली, जब नीचे से ऊपर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेजुअली देन स्टीपली, फर्स्ट ग्रेजुअली देन स्टीपली। ये हमारा किसका, ये कर्व की बात है। कौन सा कर्व? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ग्राफ। तो एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, पहले बहुत तेज करता है फिर धीरे धीरे होता है। ये तो हो गया उसकी वैल्यू की बात। अब ग्राफ की बात करें तो स्टीपली वर्ड आया, मतलब वो ग्राफ का पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। लीनियरली होता है, नहीं, वो तो फ्लूइड के अंदर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछ रहा है, पहले स्लोली फिर स्टीपली। स्टीपली वर्ड आया मतलब ग्राफ की बात कर रहा है, तो पहले धीरे फिर स्टीप है, हाँ ये बात सही है। पहले स्टीप है फिर ग्रेजुअल है, नहीं ये बात गलत है। अनप्रेडिक्टेबल भी गलत है। तो पहले ग्रेजुअल है फिर स्टीप है। ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल ग्राफ है इसका, ये एकदम स्टीप ग्राफ है, यहां पे एकदम खड़ा ग्राफ है, और ये आपका ग्रेजुअल ग्राफ है। तो फर्स्ट स्लोली देन ग्रेजुअली, ये ग्राफ की बात हो गई। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द कैविटेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्रिएटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। देखिए कैविटेशन के बारे में मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। कैविटेशन तब जनरेट होता है जब फ्लूइड्स के अंदर जो प्रेशर है, फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम के अंदर जो प्रेशर है उसकी वैल्यू अगर कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाए, और प्रेशर किससे कम हो जाए? सेचुरेशन वेपर प्रेशर से अगर कम हो जाता है। हर लिक्विड का अपना सेचुरेशन वेपर प्रेशर है, जैसे वाटर का है बट मरकरी का 0 है। तो अगर प्रेशर सेचुरेशन वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो ऐसे केस के अंदर सेचुरेशन वेपर प्रेशर, या कई बार इसको खाली वेपर प्रेशर भी बोलते हैं, तो अगर सेचुरेशन वेपर प्रेशर से कम होगा तो वहां पर उसके बबल्स बनेंगे, और बबल जब आपके लो प्रेशर रीजन से हाई प्रेशर रीजन में जाएंगे तो वो वॉल मटेरियल से टकराएंगे और वहां पे केविटी फॉर्म करेंगे। तो इसका पहला रीजन तो ये है। दूसरा, अगर मान लो प्रेशर डिक्रीज होना ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसका आंसर हो सकता है कि कैविटेशन कब होगा? जब इंक्रीज इन वेलोसिटी, क्योंकि फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम के अंदर एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट हम मानेंगे, और अगर प्रेशर कम हो रहा है वो तभी होगा जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये दो कंडीशन है, बट पहले हमें प्रीफर करना है प्रेशर सेचुरेशन से कम है। अब इसमें ऑप्शन है रिड्यूसिंग दी प्रेशर हेड, रिड्यूसिंग दी वेलोसिटी हेड, इंक्रीजिंग दी एलिवेशन हेड, और रिड्यूसिंग दी प्रिज्मेटिक हेड। तो ये इससे मतलब नहीं है। वेलोसिटी को रिड्यूस करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो तब भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और रिड्यूसिंग दी प्रेशर हेड, अगर हम प्रेशर हेड को कम करें, देखो प्रेशर को अगर कम करेंगे तो कैविटेशन हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैन बी प्रिवेंटेड, रोक कैसे सकते हैं? तो फिर ये भी आंसर नहीं हो सकता। प्रेशर कम करेंगे तो और प्रमोट होगा कैविटेशन, इसलिए सही आंसर क्या होगा? रिड्यूसिंग दी वेलोसिटी हेड। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करेंगे तो जो प्रेशर एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, और अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो कैविटेशन की जो समस्या है उसको हम प्रिवेंट करेंगे या अवॉइड कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहां से इसको कवर किया है। कैविटेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रेशर लो होता है, ये टिक करना है, बट ये क्वेश्चन वो नहीं, ये पूछा है कब अवॉइड कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा वेलोसिटी हेड को रिड्यूस करना। नेक्स्ट है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए स्लुइस गेट F इज इक्वल टू कितना होगा? जहां पर F1 है प्रेशर फोर्स ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द स्लुइस गेट, और जहां पर F2 है प्रेशर फोर्स ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द स्लुइस गेट। तो इसको अगर हम समझें यहां पर, तो हमारे पास अगर मान लो कोई एक गेट है और यहां से ये अपस्ट्रीम साइड है और ये हमारे पास डाउनस्ट्रीम साइड है इसकी, तो इस केस में हमसे पूछा ये मान लो इसका रिवर बेड है, तो यहां से जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? यहां का जो प्रेशर होगा वो F1 होगा,
और इधर का जो प्रेशर होगा इसके सेंटर ऑफ प्रेशर से Cp से जो लगेगा वो F2 होगा और इसके सेंटर ऑफ प्रेशर से F1 लगेगा। तो नेट फोर्स कितना है? तो अगर हमसे नेट फोर्स पूछा है तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? F1 बड़ा है तो F1 माइनस F2 विल बी दी आंसर। मतलब क्वेश्चन में सिंपल है बट आप उसमें कंफ्यूज ना हो इसके लिए इस क्वेश्चन को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो सही आंसर क्या होगा? क्या फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें? गलत। क्या ऐड कर दें? नहीं। क्या डिवाइड कर दें? नहीं। डिफरेंस विल बी दी नेट फोर्स ऑन दी गेट। इधर से F1 लग रहा है, यहां से F2 लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा? F1 माइनस F2। अगला क्वेश्चन है अ यूट्यूब मरकरी मैनोमीटर इज ओपन टू बोथ एंड। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है? एक यहां पर मैनोमीटर है, यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक। अब इसमें क्या बोला कि इट इज ओपन एट बोथ दी एंड्स, दोनों एंड पे ओपन है। इफ वाटर ऑफ 6.8 सेंटीमीटर हाइट इज एडेड इन वन लिम, एक तरफ हमने वाटर ऐड करा, तो डिफरेंस इन मरकरी लेवल इक्विलिब्रियम पे कितना होगा? मतलब इस क्वेश्चन को समझना ऐसे कि हमारे पास जैसे मान लो ये पहला केस है, वहीं पर बाजू में हमारे पास वही मैनोमीटर है, उसकी दूसरी कंडीशन में आपको बता रहा हूं, जब हमने वाटर ऐड कर दिया, ठीक। तो ये हमारे पास बन गया यहां पर दूसरा केस। अब इसमें क्या हुआ कि इनिशियली हमने मरकरी ऐड कर रखा है, यहां पर इस तरफ दोनों तरफ क्या है? दोनों लिम में मरकरी है। तो इनिशियली दोनों के अंदर जो लेवल है मरकरी का वो क्या रहेगा? लेवल सेम रहेगा, क्योंकि ओपन है तो इधर भी कौन होगा? एयर, इधर भी कौन होगा? एयर, और एयर बराबर प्रेशर लगा रही होगी, तो दोनों तरफ सेम लेवल होगा। कहां पे होगा? नहीं पता। अब ये कुछ लेवल होगा। अब हमने क्या करा कि यहां पर इधर तो अभी भी कौन है? एयर है, जो एयर प्रेशर लगा रही है, पर यहां से हमने क्या करा? इसमें वाटर को एंटर कराया, और वाटर को एंटर कराया तो जो पानी जाएगा उसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा, प्रेशर देगा, एयर से तो ज्यादा ही देगा। तो इसलिए यहां से जो मरकरी है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, मतलब यहां से जो मरकरी है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, और यहां से जो मरकरी है थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। मतलब देयर विल बी राइज एंड देयर विल बी फॉल, यहां फॉल होगा और यहां राइज होगा। और इस कंडीशन में यहां पर हम मान लेते हैं इस लेवल तक कुछ ना कुछ यहां पर कौन आ गया? वाटर आ गया। और वाटर कितनी हाइट तक हमने फिल किया है? वाटर हमने फिल किया है 6.8 सेंटीमीटर की हाइट तक। तो अब ये पूछ रहा है कि जो डिफरेंस इन लेवल आया, जो डिफरेंस इन लेवल आया, मतलब यहां से यहां तक का जो ये डिफरेंस है, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है? तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, और इस पॉइंट को इसके सीध में हम मान लेते हैं बी। अब आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक तो सेम फ्लूइड है, मतलब ए पर जो प्रेशर है वही बी पर प्रेशर होगा। तो क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ चुका है, वो पानी डालने पे वो थोड़ा ऊपर हुआ और फिर रुक गया उसके बाद, तो इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब दोनों पे पॉइंट में प्रेशर क्या है? सेम है। तो ए पर जो प्रेशर है वो कौन होगा? वाटर का। तो इसको हम बोल सकते हैं रो वाटर इंटू जी, इंटू में अभी सेंटीमीटर में रख देता हूं ताकि मरकरी की हाइट भी मैं सेंटीमीटर में निकाल लूंगा। मुझे ये हाइट निकालनी है मरकरी की, तो ये कितना होगा? रो मरकरी इंटू जी इंटू हाइट ऑफ मरकरी। यहां से जी क्या हो गया? कैंसल हो गया। अब इसमें अगर हम देखें तो रो वाटर हमारा सीजीएस में ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, इंटू ये 6.8 होता है। मरकरी की डेंसिटी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में 13.6 होती है, ये आपको पता होगी। 13.6 10 टू द पावर 3 केजी पर क्यूबिक मीटर में होती है, इंटू ये हाइट। मतलब हमें 6.8 में 13.6 का डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास हाइट ऑफ मरकरी आ जाएगी। अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये 2 टाइम्स आएगा, और 1/2 की वैल्यू होती है 0.5 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द टोटल हाइट ऑफ द मरकरी। तो ये 0.5 हो गया टोटल हाइट। आया सभी को समझ में? टोटल हाइट ऑफ द मरकरी कितना हो गया यहां पर? 0.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू अवॉइड द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इन इंक्लाइन मैनोमीटर द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन।
तो आपको इसमें एक बात ये समझनी, जैसे हमारे पास जो नॉर्मल मैनोमीटर होता है उसमें दोनों लिम्ब वर्टिकल होते हैं, बट जो हमारे पास इंक्लाइंड मैनोमीटर होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो लिम्ब होता है एक साइड का या दोनों लिम्ब को हम थोड़ा सा इंक्लाइंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंक्लाइंड। अब जब हमने इंक्लाइंड कर दिया तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हमें सरफेस टेंशन के फोर्स को अवॉइड करना है तो ये जो मिनिमम एंगल है यहां पर इसका कम से कम कितना होना चाहिए ताकि सरफेस टेंशन का इफेक्ट ना आए। अब सरफेस टेंशन का इफेक्ट क्यों ना आएगा? अगर जैसे मान लो कि हमने बहुत ही उसको नीचे कर दिया, कम एंगल पे कर दिया, तो ऐसे केस में आपका सरफेस टेंशन का इफेक्ट वहां पे डोमिनेट करेगा, क्योंकि जो मेनिस्कस होता है नॉर्मली ड्यू टू सरफेस टेंशन वेटिंग टाइप लिक्विड में, मेनिस्कस वेटिंग टाइप लिक्विड के अंदर जो मेनिस्कस होता है, वेटिंग टाइप मतलब वाटर के अंदर, वेटिंग टाइप लिक्विड में वो ऐसा होता है, और अगर नॉन वेटिंग टाइप की बात करें तो वो इस प्रकार से होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो जब बहुत नीचे कर देंगे तो वो मेनिस्कस आपका ऐसा बनेगा कि आप रीडिंग प्रॉपर नहीं ले पाओगे, मतलब वो पानी पूरा बाहर ही निकल जाएगा उस पर ड्यू टू सरफेस टेंशन। जब उसको नीचे करते जाएंगे तो पानी पूरा बाहर निकल, ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन इफेक्ट वो पानी उस पे से बाहर निकलने लग जाएगा, तो हम रीडिंग ही मेजर नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम तो कितना एंगल रखना है इस पर क्वेश्चन आता है। तो इंक्लाइन मैनोमीटर क्यों यूज करते हैं? स्मॉल प्रेशर के लिए, ये भी बताया था, ये मैं कल मतलब जो हमने पिछला सेशन लिया था उसमें बता चुका हूं। तो स्मॉल प्रेशर के लिए यूज करते हैं, ये सेंसिटिविटी बढ़ाता है, और इसका जो सेंसिटिविटी फैक्टर है, सेंसिटिविटी रेशियो है वो कितना है? 1/sin थीटा। मिनिमम एंगल का डायरेक्टली ध्यान रखना, ये आपका फैक्ट है, रूल है, डायरेक्टली इसको ध्यान रखें। मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 4 डिग्री होता है, एक्सपेरिमेंटेड रिजल्ट है। 4 डिग्री से अगर हमने ज्यादा और कम टिल्ट कर दिया तो मेनिस्कस के कारण ही आधा पानी बाहर निकल जाएगा, सरफेस टेंशन इफेक्ट के कारण। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए 4 डिग्री तो हमें कम से कम रखना चाहिए। Next, the law which states that the rate of increase of pressure in a vertical direction is equal to the weight density of the fluid। मतलब ये बोल रहा है कि प्रेशर जो है, अगर हम नीचे आते हैं, ऊपर आते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वो आपका रेट ऑफ इंक्रीज, जैसे हमारा पास प्रेशर किसी भी पॉइंट पे क्या होता है? रो जी एच होता है। मतलब अगर मैं डेल पी बाय डेल एच कर लूं, प्रेशर का वेरिएशन देखूं हाइट के साथ, तो वो किसके बराबर होगा? रो जी के बराबर या गामा ऑफ दैट फ्लूइड के बराबर। मतलब किसी भी फ्लूइड में जो हमारे पास प्रेशर है वो लीनियरली वेरी करता है, ये आपको बताया था। अगर हमारे पास कोई भी यहां पर एक कंटेनर है और इसमें हम किसी ए पॉइंट पर हैं, तो अगर हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होता है, नीचे आएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होता है, और ये इंक्रीज और डिक्रीज भी लीनियरली होता है, वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है। ये वेरिएशन कैसा होता है यहां पे? लीनियर वेरिएशन। एक्सपोनेंशियल वेरिएशन कहां पे होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है। किसी भी फ्लूइड के अंदर प्रेशर लीनियरली वेरी करता है, नीचे आने पे बढ़ता है, ऊपर जाने पे कम होता है, फ्री सरफेस से बाहर नहीं जाना है। तो अब इसको अगर हम लिखें तो जो प्रेशर का वेरिएशन है हाइट के साथ, डेल पी बाय डेल एच, वो कितना है? गामा फ्लूइड के बराबर। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? ये मैंने बताया था इसी सेशन के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर, हाइड्रोस्टेटिक। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टेटिक लॉ। पास्कल्स लॉ अलग है। पास्कल लॉ क्या है? प्रेशर एक पॉइंट पर, ए पॉइंट पर हर दिशा में सेम होगा, या चेंज इन प्रेशर हर जगह सेम अमाउंट से ट्रांसफर होगा, ये पास्कल्स लॉ है। इसलिए इस लॉ को हम क्या बोलेंगे? ना आइलर, ना बर्नौली, ना न्यूटन। इसका सही आंसर है हाइड्रोस्टेटिक लॉ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस इज ए एंड एच इज द डेप्थ ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द प्लेन एरिया बिलो द लिक्विड सरफेस, व्हाट इज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, या इसको प्रेशर फोर्स भी यहां पर बोलना चाहिए, प्रेशर फोर्स। इसका फॉर्मूला कितना होगा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो रो जी एच होगा, ये फोर्स के बारे में पूछ रहा है, तो इसको प्रेशर फोर्स भी बोलते हैं या इसको टोटल प्रेशर भी बोलते हैं, ये बताया था। और यहां पर जैसे हमारे पास ये फ्री सरफेस है और एक हमारे पास इमर्स्ड सरफेस है, ये उसका सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड की जो हाइट है वर्टिकल, उसको हम एच बार बोलते हैं। और जब इस पर यहां पे प्रेशर लग रहा है, यहां कुछ प्रेशर है, यहां कुछ और ज्यादा है, यहां और कुछ ज्यादा है, यहां और कुछ ज्यादा है, तो इसका ट्रेपेजॉइडल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनता है।
तो रिजल्टेंट जो हमारे पास प्रेशर फोर्स है वो होता है सेंटर ऑफ प्रेशर, और उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रेशर। ये सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा यहां पे रिजल्टेंट फोर्स लगता है, और इसकी जो हाइट होती है इसको हम एच बार सीपी बोलते हैं। इसमें यह ध्यान रखना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है रो जी ए एच बार, एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, सो गामा फ्लूइड इंटू ए एच बार भी बोल सकते हैं। और जो एच बार सीपी होता है सेंटर ऑफ प्रेशर, उसका फॉर्मूला होता है आई जी एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। दिस विल बी दी फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ प्रेशर हाइट, वर्टिकल हाइट। तो क्या ये आंसर होगा? नहीं। ये होगा? ये होगा नहीं। रोजी एच बार, यहां पे रोजी कौन, जो रोजी है उसे क्या लिख दिया, डब्ल्यू लिख दिया, गामा को डब्ल्यू बोल रहा है वो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर डब्ल्यू क्या है, उसका गामा, स्पेसिफिक वेट, तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसमें एक और बात ध्यान रखना, ये तो हमारी बात हो गई नॉर्मल सरफेस की, प्लेनर सरफेस की, जो वर्टिकल इंक्लाइंड या आपकी हॉरिजॉन्टल है। बट अगर कोई सरफेस आपकी कर्व्ड सरफेस है, क्या है, कर्व्ड सरफेस, और उस पे प्रेशर लग रहा है, उस पे प्रेशर फोर्स आ रहा है, तो वहां जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसके दो कंपोनेंट निकालते हैं। एक कंपोनेंट तो उसका हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल वाला, और एक कंपोनेंट उसका लेते हैं वर्टिकल वाला। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, एग्जाम में पूछते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स, स्टेटमेंट ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं, प्रेशर फोर्स ऑन वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया, ऑन वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, ऑफ कर्व्ड सरफेस। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रो जी ए वी इंटू एच बार विल बी दी हॉरिजॉन्टल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स ऑन दी वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया, मतलब ये वाला जो एरिया बनेगा इसका, इस पर हमारा फोर्स वो हमारा एफ एच होगा, और कहां लगेगा, एच बार सीपी पर। वहीं पर वर्टिकल प्रोजेक्टेड, वर्टिकल फोर्स क्या होता है, तो इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट, फ्लूइड एलिमेंट स्टैंडिंग अबाव कर्व्ड सरफेस, स्टैंडिंग अबाव कर्व्ड सरफेस, वो रियल में हो या इमेजिनरी हो, वो कुछ भी हो, स्टैंडिंग अबाव कर्व्ड सरफेस अप टू फ्री सरफेस, फ्लूइड के फ्री सरफेस तक, जितना फ्लूइड उस कर्व्ड सरफेस के ऊपर इंट्रोड्यूस है, उसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, इतना वाला फ्लूइड का, इसको 3D में इमेजिन करना, इतने वाले फ्लूइड का जो वजन है वो वर्टिकल फोर्स के बराबर होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है गामा फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ शेडेड पोर्शन, जो कर्व्ड सरफेस के ऊपर शेडेड पोर्शन है अप टू दी फ्री सरफेस। दूसरा एक और ध्यान रखना, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल लेंगे और वर्टिकल निकाल लेंगे, उसका अंडर रूट करके स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। इस तरह से कर्व्ड सरफेस में निकालते हैं। सो ये था हमारा पूरा सारी चीजें किसके बारे में, अबाउट दी हमारे फोर्सेस के बारे में और प्रेशर फोर्सेस के बारे में। अगले सेशन के अंदर हम बायनेंसी प्रिंसिपल पे क्वेश्चंस को देखेंगे, रियल वेट अपारेंट वेट कॉन्सेप्ट्स पे। तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए तो लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, विजय बैच फॉर ऑल स्टेट एग्जाम्स, एसएससी जेई के लिए बैच 1, एमबीपीएससी के लिए प्रहार बैच, आरआरबी जेई नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट सीबीटी 1 के लिए तेजस बैच, और वहीं पर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए नॉन टेक महापेक। अभी आरआरबी जेई सीबीटी 1 सीबीटी 2 आने वाला है इस साल, तो उसके लिए हम एक्सप्रेस बैच लेके आ रहे हैं जिसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। 1 मार्च से वो लॉन्च होने वाला है। अगर आपको एसएससी जेई के लिए एक ऐसा बैच चाहिए जिसमें डिटेल में पढ़ाया जाए बट रिकॉर्डेड हो, लाइव नहीं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप स्पीड में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां पर टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वैलिडिटी एंड प्राइसिंग इनका यहां पे आपको मेंशन किया गया है। अगर आपको रिवाइज करना है सब्जेक्ट्स का तो आप फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स बैच है, इसमें आप एसएससी के लिए स्पीड में रिवाइज कर सकते हैं, मतलब 2 से 2.5-3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। टेक नॉन टेक दोनों इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच चाहिए तो आप अभ्यास बैच ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल जेई एग्जाम्स एंड अभ्यास प्लस फॉर ऑल एजे एग्जाम्स। सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना है, फुल कोर्स नहीं चाहिए तो आप
तीनों ब्रांचेस के लिए सिंगल कोर्सेज भी ऐप पर अवेलेबल है। आज ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। इस सेशन का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करें और यहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही शानदार अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।